कोढ़ी रानी और धूर्त तांत्रिक। ये एक और चित्र है दोस्तों। दारानगर के राजा कुशाल की 3 रानियां थीं, चित्रगंधा, सोमप्रभा और सबसे छोटी रानी का नाम सुलोचना था। दुर्भाग्य की बात कि राजा सुशांत संतान न थी। रानी सुलोचना, हमारे मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा? हमारा उत्तराधिकारी भी नहीं है। क्या हमारे बाद हमारे वंश का अंत हो जाएगा? महाराज, ऐसा ना कहिए। आप ऐसे प्रतापी राजा को दिल छोटा करने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। जब आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो हमारा क्या होगा? हम तो स्त्री हैं। रानी सुलोचना छोटी थी और साथ साथ वह अत्यंत सुंदर भी थी, इसलिए राजा कुशाला अपना ज़्यादातर समय उसी के साथ बिताते थे। यह देख महारानी चित्रगंधा और मंजरी रानी सोमप्रभा इस चर्च की आग में जलने लगी रहती थी। महारानी चित्रगंधा राजा कुशाल रानी सुलोचना के रूप जाल में ऐसे डूबे कि अब वे हमें भूल गए हैं, बिल्कुल भूल गए हैं। हाँ सोनप्रभा, मैं भी इस बात से बहुत चिंतित हूँ, लेकिन क्या किया भी क्या जा सकता है। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। एक दिन रानी सुलोचना ने राजा कुशाल से कहा, महाराज, आपको ऐसी सूचना देने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपके कान बरसों से तरस रहे हैं। ऐसी कौन सी सूचना है प्रिय? महाराज, आप सिर्फ पिता बनने वाले हैं। हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ। क्या? ओह रानी, तुमने यह समाचार सुनाकर हमारी झोली में अनगिनत खुशियाँ भर दी। जब यह समाचार महारानी चित्रगंधा ने और सोनप्रभा ने सुना, महाराज पहले तो हमें तरफ ध्यान नहीं देते थे, सुलोचना को संतान हो गई तो हम बिल्कुल भूल जाएंगे। अब क्या होगा महारानी चित्रगंधा? होगा क्या सोनप्रभा, हम दोनों बड़ी हैं, इसलिए हमारा सम्मान होना चाहिए। लगता है अपना सम्मान करवाने के लिए हमें सीधे रास्ते से सफलता नहीं मिलेगी। क्या मतलब महारानी चित्रगंधा? सोनप्रभा, हमारे पिता के राज्य में रंग कराल नामक एक तांत्रिक रहता है। हम उसके पास जाएंगी और उससे ऐसा उपाय पूछेंगी जिसे करने के बाद कुशाल का मन रानी सुलोचना से दूर हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? कराल तांत्रिक बहुत सिद्धि वाला तांत्रिक है। वह असंभव को भी संभव कर दिखाता है। तब तो हमें उसके पास अवश्य चलना चाहिए। दूसरे दिन महारानी चित्रगंधा रानी सोनप्रभा रथ में बैठकर रंगपुर पहुंच गई और देखकर रंगपुर का राजा रंगदेव चौकी बेटी चित्रगंधा और सोनप्रभा, क्या बात है, अचानक रंगपुर कैसे आना हुआ? पिताजी महाराज, हम दोनों बड़ी दुविधा में हैं, इसलिए आपके पास आई हैं। ऐसी कौन सी दुविधा पड़ गई? तुम दोनों साफ साफ कहो। तो सुनिए पिताजी महाराज, छोटी रानी सुलोचना को राजा कुशाल अत्यधिक प्यार करते हैं। हम दोनों तो राजा कुशाल के विषय में भुला ही बैठे हैं। अब जबकि रानी सुलोचना मां बनने वाली है, तब राजा कुशाल हमारी ओर देखेंगे भी नहीं। इतना कहकर चित्रगंधा ने विस्तार पूर्वक राजा को रंगदेव को सारी बात बताई। सारी बात जानकर यह तुमने बहुत दुखद बात बताई है बेटी। हमें बताओ, इसमें हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? तुम्हारी खुशी के लिए हम उचित से अनुचित कार्य करने के लिए तैयार हैं। पिताजी महाराज, आप कराल तांत्रिक को राजमहल बुलाइए। हम उससे कोई उपाय पूछेंगे जिससे करने से रानी सुलोचना अपने रूप को घमंड है वह चूर चूर हो जाए और राजा कुशाल उससे प्यार के स्थान पर घृणा करने लगे। ठीक है, हम उसे कराल तांत्रिक को राजमहल बुलाएंगे। कुछ समय बाद ही कराल तांत्रिक उनके सामने उपस्थित था। कहिए महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? तब रंगदेव ने कहने पर चित्रगंधा ने अपनी उलझन कराल तांत्रिक को बताई। कराल, हमारी बेटी चित्रगंधा को तुमने तुमसे कुछ कार्य करवाना है, उसी के कहने पर हमने तुम्हें बुलाया है। सारी बात जानकर कराल ने शीशे के गोले में के आगे लोबान जलाकर और छुरी सुई की तरह हंसने लगा। यही यहाँ यही और पश्चात कराल तांत्रिक बुझ बजाते हुए कुछ मंत्र बोले और आंख मूंद ली।
कुछ देर बाद कराल तांत्रिक ने आंखें खोली। महाराज रंगदेव, यह बात तो सत्य है कि महारानी सुलोचना अत्यंत रूपवती है, और यह बात भी उतनी ही सत्य है कि रानी सुलोचना मां बनने वाली है, और महारानी चित्रगंधा और सोनप्रभा कभी मां नहीं बन सकती। ओह! कराल तांत्रिक की बात सुनकर चित्रगंधा और सोमप्रभा के चेहरे पर दुख टपकने लगा। कुछ सोचने पर कराल तांत्रिक ने चित्रगंधा से कहा, महारानी चित्रगंधा, मुझे यह बताइए, महारानी सुलोचना के होने वाले पुत्र को तुम्हें कोई ईर्ष्या है क्या? सुलोचना को पुत्र पैदा होगा? नहीं नहीं, मुझे उसके पुत्र से कोई ईर्ष्या नहीं है। उससे मेरे पति का वश चलेगा। मैं रूपमती सुलोचना को ऐसा सबक सिखाना चाहती हूँ जिससे वह जीवन पर्याप्त याद रखे। उसकी तुम फिक्र न करो, उसका उपाय मैं कर देता हूँ। क्या उपाय है? तब उसने प्रभा ने उत्सुकता दिखाकर कराल तांत्रिक हंसने लगा। तत्काल ही उसने लोबान की चुटकी भर राख उठाई और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, लो, रानी सोनप्रभा को यह लोबान की राख तुम्हारे और महारानी चित्रगंधा के सपनों को साकार कर देगी। लेकिन कैसे? सुनो, ठीक 9 माह पश्चात जब रानी सुलोचना को पुत्र जन्म दे तो लोबान की यह चुटकी भर राख तुम उसे किसी मिठाई में रख के रानी सुलोचना को खिला देना। मिठाई खाने पर सुलोचना कोढ़ हो जाएगा। इस प्रकार वह रूप रहेगा न राजा कुशाल उसे ज़्यादा चाहेगा। ओह, तब तो लोबान की यह राख बहुत चमत्कारी है। सोनप्रभा और ने प्रशंसा से कराल तांत्रिक से लोबान की राख ले ली। तत्पश्चात कराल तांत्रिक ने रानी चित्रगंधा से कहा, महारानी, जब रानी सुलोचना का पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं राजा कुशाल के पास आऊँगा। उसे अपने प्रभाव में ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि जिससे राजा कुशाल प्राणों से प्यारी रानी सुलोचना को राजमहल से निकाल देंगे। ओ, यह संभव है? तो क्यों नहीं? अपने कराल तांत्रिक की माया का करिश्मा देखा ही कहा है महारानी। तब राजा रंगदेव ने 10 स्वर्ण मुद्राएं की थैली कराल तांत्रिक को भेंट की। कराल तांत्रिक से ली गई लोबान की राख लेकर महारानी चित्रगंधा और रानी सोनप्रभा जल्दी ही वापस धारानगरी लौट आई। सोनप्रभा रानी सुलोचना के राजमहल से निकलते ही सारे राज्य पर हम दोनों का बोलबाला हो जाएगा। कुछ राजा कुशाल का भी ध्यान हमारी तरफ ही हो जाएगा। वह दिन कितना सुहाना होगा महारानी चित्रगंधा। दिन गुजरते रहे। ठीक 9 माह पश्चात रानी सुलोचना को एक चांद से बेटे को जन्म दिया। आज हमारी चिर अभिलाषा पूरी हो गई। रानी सुलोचना हम इस राज्य का उत्तराधिकारी दिया है। सारे राज्य में युवराज के जन्म का उत्सव मनाए गए। पुत्र जन्म के राजा कुशाल खुश थे। रानी सुलोचना हमारा पुत्र आँख का तारा है, इसलिए इसका नाम तारा रखेंगे। महाराज, नाम तो आपने बड़ा अच्छा रखा। अपने बेटे का मुझे भी नाम पसंद है। उसी संध्या महारानी चित्रगंधा और रानी सोनप्रभा मिठाई की थाल लेकर सुलोचना के कक्ष में पहुंची। रानी सुलोचना क्या अपनी खुशी में शामिल नहीं करेंगी? यह आप क्या कह रही हैं? आप दोनों आशीर्वाद से ही मेरी गोद भरी है, तो फिर हमारी यह मिठाई स्वीकार करें। हमें यह यकीन दिलाओ कि तुम हमसे नाराज नहीं हो। सुलोचना, हम तुम्हें हमेशा दुख दिए हैं, हमें माफ़ कर दो। यह मिठाई स्वीकार करो। सोनप्रभा की बात सुनकर, बहन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लाओ मिठाई दो। वो सोनप्रभा ने जल्दी ही मिठाई का थाल सुलोचना को पकड़ा दिया और तत्पश्चात चित्रगंधा सुलोचना से कहा, सुलोचना, इस मिठाई में से केवल तुम ही खाना। महाराज को इस मिठाई के बारे में न बताना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। चित्रगंधा ने और सोनप्रभा वहाँ से चली गई। उसके जाने के पश्चात महारानी चित्रगंधा और रानी सोनप्रभा आज मुझे सबसे प्यार प्रदर्शित कर रही थी। लगता है पुत्र जन्म के कारण दोनों को अत्यंत प्रसन्न है। उनके द्वारा दी गई मिठाई खा लेनी चाहिए। जैसे ही उसने मिठाई का एक टुकड़ा खाया, ओ यह क्या! अचानक मेरे शरीर पर यह क्या हो गया? कोढ़ तो नहीं हो गया?
सुलोचना घबरा कर दर्पण के सामने गई। हाय, मेरा चेहरा बदल गया, मैं खूबसूरत चेहरे पर महाराज सामने कैसे जाऊंगी? बदसूरत। सुलोचना बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गई। यही क्षण था जब महारानी चित्रगंधा सोनपुरा दबे पांव सुलोचना के कक्ष में प्रवेश किया। जल्दी हमें लोबान की राख मिली हुई मिठाई यहाँ से गायब कर देनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, हम किसी की कोई शक नहीं होगा। सोनप्रभा जल्दी ही मिठाई का थाल उठाया और दोनों तेजी से कक्ष से बाहर निकल गई। उनके जाते ही राजा कुशाल रानी के सुलोचना के कक्ष में प्रवेश किया। रानी सुलोचना के कक्ष में यह कौन कोढ़ी स्त्री इस प्रकार बेहोश पड़ी है? रानी सुलोचना युवराज तारा को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? राजा कुशाल ने बेहोश सुलोचना के मुंह पर पानी के छींटे मारे उसे हंसाया। तुम कौन हो? इस कक्ष में तुम्हें किसने घुसने दिया? महाराज, मैं आपकी रानी सुलोचना हूँ। क्या तुम्हें कोढ़ कैसे हो गया? महाराज, लगता है यह मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है, कहकर सुलोचना फूट फूट कर रो पड़ी। राजा कुशाल उससे कुछ नहीं कहा, कक्ष से बाहर निकल गई। यह देख रानी सुलोचना तड़प उठी। ओ, मेरे कोढ़ को देखकर महाराज मुझे छोड़कर चले गए। यह महाराज मेरे रूप के कितने दीवाने थे। सुलोचना घुटने में मुंह देखकर रोने लगी। दूसरी ओर राजा कुशाल सोच रहे थे, कोढ़ी रानी सुलोचना के रूप कैसा घृणित हो गया है। रानी को देखने पे उकाई आती है। राजा कुशाल उदास थे। तभी एक सेवक उनके कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, हिमालय पर्वत से आया हुआ कराल तांत्रिक आपसे मिलना चाहता है। वह कहता है वह रानी की सुलोचना के बारे में विषय में बात करना चाहता है। ठीक है, उसे हमारे पास ले आओ। कुछ देर बाद तक कराल तांत्रिक राजा कुशाल के सामने। कहो तांत्रिक, तुम रानी सुलोचना के बारे में क्या भविष्यवाणी करना चाहते हो? यह सुनकर कराल तांत्रिक ने झोले से कांच का गोला निकाला और मेज पर रख दिया। गोले को ध्यान से देखिए। तत्पश्चात कहा, महाराज, बात बड़ी कड़वी है, मगर आप जान बख्शी दे तो कहूँ। डरने की कोई बात नहीं तांत्रिक, जैसी बात है बेचिक कहो। क्या? महाराज, यह तो आप जान चुके हैं कि रानी सुलोचना को कोढ़ हो गया। अगर आपने कल शाम तक उसे अपने राज्य से नहीं निकाला तो राज्य में भूकंप आ जाएगा। हाँ महाराज, रानी सुलोचना के शरीर पर डायन प्रवेश कर गई है। इसका परिणाम स्वरूप उसे कोढ़ हो गया है। अगर वह रानी सुलोचना इस राज्य में रही तो उसके अंदर प्रविष्ट डायन राज्य को तहस नहस कर देगी। अपनी प्रिय रानी को हम राज्य से बाहर कैसे निकाल सकते हैं तांत्रिक? महाराज, रानी सुलोचना का मोह में पड़कर आप राज्य का विनाश कागार पर पहुंचाना चाहते हैं। मुझे आपसे ऐसी आशा न थी। तांत्रिक, राज्य की खुशहाली के लिए हम रानी को क्या अपनी जान को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो फिर देर न कीजिए और सीधी रानी सुलोचना को धारण नगरी से धक्के देकर निकाल दीजिए। ओह, कैसी कठिन परीक्षा की घड़ी है। सबसे प्रिय रानी को देश निकाला, आए रे दुर्भाग्य। कराल तांत्रिक के जाने के पश्चात राजा कुशाल ने सुलोचना को कक्ष में पहुंचा। रानी सुलोचना, एक कोढ़ी स्त्री को हम अपने राज्य में नहीं रख सकते। आपको सिर्फ यह राज्य छोड़कर जाना होगा। यह आप क्या कह रही हैं महाराज? मेरे कोढ़ी होने से आपको मुझसे इतनी घृणा हो गई है? रानी, हमसे जुबान न लड़ाओ, हमें सिर दी, हमारी नज़रों से दूर हो जाओ। महाराज, ठीक है महाराज, आपसे मुझे कोई गिला नहीं। बुरे वक्त में सभी आंखें फेर लेते हैं। युवराज तारा को लेकर मैं अपनी नज़रों से दूर हो जाती हूँ। नहीं, युवराज तारा को हाथ नहीं लगाओगी, वह कहीं कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें अकेले ही राज्य छोड़ना होगा। ऐसा जुल्म न करो महाराज। एक माँ की ममता का गला न घोटो। युवराज तारा के बिना कैसे जीवित रह पाएंगी? मुझसे जीने का आसरा न छीनो महाराज। हम तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहते। जाओ, चली जाओ यहाँ से। जीवन में कभी यह दिन देखना पड़ेगा यह सोचा भी न था। और दूसरी ओर महारानी चित्रगंधा और रानी सोनप्रभा खुशी से फूली न समा रही थी। आज हमारी राह का कांटा दूर हुआ। कराल तांत्रिक के कारण ही हमें यह खुशी मिल सकी है। इधर गिरती पड़ती रानी सुलोचना नगर से बाहर, शहर से बाहर वन में जा पहुंची। निडाल होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब वह उसी अवस्था में
थी में पड़ी रही। दिन ढलने पर उसकी निद्रा टूटी। युवराज तारा के बिना जीने से क्या फायदा, मुझे नदी में डूब कर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यह सोच वह एक दिशा में बढ़ चली, लेकिन तभी उसे कुछ दूर पहुंची थी कि रानी सुलोचना रुको। अपने नाम की पुकार सुनकर सुलोचना ठिनक गई। इस बियाबान जंगल में मुझे कौन पुकार रहा है। तभी उसकी दृष्टि सामने आती घुड़सवार पर पड़ी। जैसे ही घुड़सवार के नजदीक आया, भागवती तुम यहाँ कहाँ जा रही हो। मैं आपके पास आई हूँ, लो अपनी धरोहर संभालो। कहते हुए भागवती ने गोद में लिया नन्हा शिशु सुलोचना की ओर बढ़ाया। यह तो युवराज तारा है भागवती, तुम इसे लेकर आई हो। महारानी जब आप युवराज तारा के साथ जाने के लिए महाराज के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, मैं कक्ष से बाहर छुपी सब कुछ देख सुन रही थी। मैंने मन ही मन प्रण कर लिया कि युवराज तारा को किसी न किसी प्रकार आप तक अवश्य पहुंचाऊंगी। जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं युवराज को लेकर आपके पास दौड़ी चली आई। भागवती, यह तुमने अच्छा कार्य किया, लेकिन युवराज तारा अपने स्थान पर न पाकर कुशाल तहलका मचा देगी। राजा कुशाल तहलका मचा देंगे, तब क्या होगा। रानी जी, इसकी फिक्र आप न करें, अब जल्दी से युवराज को लेकर यहाँ से चली जाएं। ठीक कहती हो भागवती। तब पुत्र को छाती से लगाकर सुलोचना वहां से चल पड़ी। उधर दासी दूसरी और युवराज तारा कक्ष में न पाकर, ओह युवराज तारा अपने पलने में नहीं है, कौन ले जा सकता है उसे। सारे राजमहल में तारा को ढूंढ मच गई। युवराज तारा अचानक कहाँ गायब हो गया। उसे धरती खा गई, आसमान निकल गया। हमारी आंखों का तारा न जाने कहाँ होगा इस समय। महारानी चित्रगंधा और रानी सोनपुरा युवराज तारा को लापता हो जाने से हक्की बक्की थी। सुलोचना तो राजमहल में खाली हाथ हो गई है। युवराज कहाँ गया। महारानी चित्रगंधा, यह अच्छा नहीं हुआ, हमने युवराज तारा का अनिष्ट तो नहीं चाहा। राजा कुशाल बुरी तरह हालत बुरी थी। ये भगवान, यह तूने क्या किया। इतनी देर सारी खुशी देकर अचानक सब कुछ छीन लिया। उधर रानी सुलोचना का पुत्र लेकर वन में भटक रही थी। दूसरे दिन प्रातः उसकी आंख खुली। रात गिराई है, लगता है रात को मुझे इसी वन में काटनी पड़ेगी। यह सोच सुलोचना एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अपने रात्रि को कौन से पैर उसकी आंख लगी, बैठे बैठे सो गई। दूसरे दिन प्रातः उसकी आंख खुली। तुम कौन हो बहन, और इस बियाबान जंगल में अपने नाजुक नवजात शिशु के साथ क्या कर रही हो। यह सुनकर सुलोचना का स्वर का बांध फूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। अरे यह क्या, तुम तो रोने लगी। मैंने तो तुम्हें बहन कहा है, अपने भाई के अपना दुखड़ा सुनाओ। सुलोचना किसी प्रकार चुप हुई। तत्पश्चात, भैया तुमने मुझे दुखियारी को अपनी बहन कहा है। हाँ बहन, आज मैं तुम बहन हो। मुझे यह बताओ, तुम किस नगर की रहने वाली हो। सुलोचना की आंख भर आई। भैया मेरा नाम न पूछ तो अच्छा है। अच्छा, नगर का नाम ही बताना चाहो तो बताओ, नहीं तो अपने परिवार के बारे में बता दो। भैया यूँ तो इस दुनिया में मेरा पति भी है, लेकिन मुझे कोढ़ हो जाने के कारण उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे नवजात के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। ऐसी बात क्यों कहती है बहन। आज से तुम बेसहारा नहीं हो। तुम अपने बेटे के साथ मेरे राज्य चलोगी। हम गुलाबपुर के राजा हरि सिंह हैं, तुम्हारे कोर्ट का इलाज करवाएंगे। राजा हरि सिंह ने बार बार अनुरोध करने पर रानी सुलोचना अपने पुत्र को लेकर उसके साथ चली गई। सुलोचना को साथ लेकर राजा हरि सिंह अपने महल में पहुंचे। महारानी विद्यावती, हमारी बहन सुलोचना, इसका नन्हा भांजा तारा है। आज से ये दोनों इसी महल में रहेंगे। आओ बहन सुलोचना, मुझे तुम्हारा कक्ष दिखा दूं। रानी विद्यावती सुलोचना को लेकर कक्ष में पहुंची। बहन सुलोचना, आज से तुम यही कक्ष में तुम्हारा है। कभी भी किसी चीज की आवश्यकता हो इस दासी से कहना, तुरंत ही वह चीज उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद भाभी। उनके जाने के बाद राजा हरि सिंह और महारानी विद्यावती कितने भले हैं। मेरे कोड से इन दोनों को बिल्कुल भी घृणा नहीं है।
जबकि मेरे अपने कोड से के कारण मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। दूसरी ओर राजा हरि सिंह अपने राजवैद्य को बुलाकर, राजवैद्य, हमारा धर्म बहन सुलोचना को कोढ़ हो गया है, हमारे आपको उपचार करना है। महाराज, सबसे पहले मैं रोगिन के निरीक्षण करना चाहता हूँ। मैं रोगिन को देखने के पश्चात ही बता सकता हूँ वह कोढ़ का उपचार संभव है या नहीं। जब राजा हरि सिंह ने राजवैद्य को सुलोचना के कक्ष में ले गई तो राजवैद्य ने बड़ी सूक्ष्मता से सुलोचना का निरीक्षण किया। तत्पश्चात, महाराज, सुलोचना को कोढ़ कोई साधारण कोढ़ नहीं है, यह कोढ़ अभिमंत्री लोबन की राख से खाने से हुआ है। यही इस कोढ़ को धनितर वैद्य ही ठीक कर सकते हैं। वही धनितर वैद्य जो सकचूंड पहाड़ पर की कुटिया बनाकर रहते हैं, वह वैदक के साथ साथ अनेक शक्ति सिद्धियों के स्वामी हैं। हाँ महाराज, आपने सही पहचाना। ठीक है, मैं कल ही धनितर वैद्य के पास जाएंगे और उन्हें बुलाकर उल्लापुर लाएंगे। दूसरे दिन रथ में बैठकर राजा हरि सिंह धनवितर वैद्य के पास पहुंचे। कहो राजन हरि सिंह, कैसे आना हुआ? वैद्य जी, मेरी बहन को कोढ़ रोग से पीड़ित है, आपको लाने आया हूँ। गुलाबपुर चलकर में उसका उपचार कीजिए। हम तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे राजा हरि सिंह। और जब धनवितर सिंह वैद्य अपने औषधि की पोटली लेकर हरि सिंह के साथ चल दिए। गुलाबपुर पहुंचकर धनवंतरी वैद्य ने सुलोचना को कोढ़ का निरीक्षण किया। औषधि की पोटली से एक पत्थर निकालकर उसे कुछ डालकर सुलोचना से कहा, लो सुलोचना बेटी, इस भस्मी को तुम तुरंत ही पानी के साथ फाँक लो। अच्छा वैद्य जी। सुलोचना ने तुरंत भस्मी को मुंह में डाला और फिर पानी पी लिया। कुछ क्षण बीते ही, ओ मेरे हाथों का कोढ़ ठीक हो गया। सुलोचना बहन, तुम्हारे हाथों का नहीं समझ शरीर का कोढ़ ठीक हो गया है। उफ, क्या सच भैया? मैंने जाना हमारी सुलोचना बहन कितनी रूपवती है। हाँ बहन। यह सुनकर सुलोचना की आंखों में खुशी के आंसू आए। उन्हें कृतज्ञ भाव से धनवंतरी वैद्य को देखा। वैद्य जी, मेरा कोढ़ दूर करने के लिए आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है। अब मेरे नन्हे पुत्र तारक को भी आशीर्वाद दीजिए। क्यों नहीं, अवश्य, कहकर धनवंतरी वैद्य ने खेलते तारा को गोद में उठा लिया। सुलोचना बेटी, तुम्हारा पुत्र तारा दीर्घायु होगा, इसका यश समस्त दुनिया में फैलेगा, लोग इसकी जय जयकार करेंगे। क्या मेरा पुत्र इतना भाग्यशाली है? हाँ सुलोचना। राजा हरि सिंह ने धनवंतरी वैद्य को संगचूट की पहाड़ियों तक रथ में छोड़ने आए और वैद्य जी को छोड़कर जाने लगे। वैद्य जी, एक बात समझ में नहीं आई कि आपने सुलोचना के पुत्र तारा को यशस्वी होने का वरदान दिया। एक गरीब माँ का बेटा भला इतना ऊंचा पद कैसे पाएगा? राजा हरि सिंह की बात सुनकर धनवंतरी वैद्य खिलखिलाकर हंस पड़े। तत्पश्चात बोले, राजा हरिश्चंद्र, तुम बहुत भोले हो। सुलोचना की गरीबी तो उसी दिन दूर हो गई थी जब तुमने उसे अपनी बहन बनाया, और फिर सुलोचना स्वयं किसी साधारण परिवार की नहीं। क्या मतलब? महाराज, सुलोचना एक राजा की रानी है। कोढ़ हो जाने के कारण धूत तांत्रिक के बहकावे में आने पर उसने राजा ने सुलोचना को राज्य से निकाल दिया। अरे, उस राजा ने रानी सुलोचना के पुत्र तारा को उसे नहीं दिया था, लेकिन एक वफादार दासी ने रानी सुलोचना का पुत्र दे गई। सुलोचना के पुत्र को अपने पिता की राजगद्दी का उत्तराधिकारी है। वह राजा तो युवराज तारा के गम में डूबा हुआ है। उसे यह भी पता नहीं कि युवराज तारा सुलोचना के पास है। वो रानी सुलोचना ने मुझे इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए रखी। आज उसे जाकर उसके बारे में पूछूंगा, सिर्फ ही शानो शौकत से उसके पति के पास छुड़काऊंगा। नहीं, ऐसा गजब न करना। अभी इस बारे में रानी सुलोचना से कुछ न कहना। यह तो उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन क्यों वैद्य जी? रानी सुलोचना
की दो सौतन है। वे दोनों रानी सुलोचना की पक्की दुश्मन है। अगर रानी सुलोचना इतनी जल्दी उनके पास पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। इस बार रानी सुलोचना जीवित नहीं छोड़ेंगी। तब क्या करे वैद्य जी? राजन, इस समय आपका चुप रहना ही बेहतर है। ठीक 25 वर्ष बाद जब राजा युवराज तारा युवा हो जाए तब अब उसे लेकर जाना। मैं आपको बताऊंगा तारा किस देश का राजा का पुत्र है। ठीक है वैद्य जी, मैं ऐसा ही करूंगा। और धनवंतरी वैद्य के प्रणाम कर राजा हरिचंद हरि सिंह हैरत में डूबा अपने राजा में वापस आया। गुलाबपुर पहुंचकर जब राजा हरि सिंह ने महारानी विद्यावती को रानी सुलोचना के बारे और युवराज तारा के विषय में बताया। महाराज, तब तो तारा साधारण बच्चा नहीं, वह युवराज है, इसलिए उसका लालन पोषण भी राजकुमारों की तरह होना चाहिए। तुमने तुमने तो मेरे मन की बात कह दी महारानी। हम अपने पुत्र वैभव के साथ साथ तारा को भी राजनीति और युद्ध कौशल की शिक्षा दिलवाएंगे। और जब राजा हरि सिंह और महारानी विद्यावती स्वयं तारा की देखभाल करने लगे। राजा हरि सिंह और महारानी विद्यावती मेरे पुत्र को इतना प्यार करते हैं, ये दोनों जरूर कोई पुण्यात्मा है। धीरे धीरे इस प्रकार समय गुजरता गया। जब युवराज तारा और युवराज 6 वर्ष के हुए तो तारा हरिचंद को विद्याधर ऋषि के आश्रम में ले गए। ऋषि और ये दोनों राजकुमारों को अपने राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा देनी है। आज से दोनों आपके सुपुर्द है महाराज। आज से दोनों राजकुमारों का चरित्र निर्माण आपका भार मुझ पर है। मैं इन दोनों के हर विषय भली प्रकार से प्रांगत कर दूंगा। हम भी ऐसा चाहते हैं ऋषिवर। तब तारा और वैभव को विद्याधर ऋषि के पास छोड़कर राजा हरि सिंह वापस लौट गए। विद्याधर ऋषि तारा और वैभव को राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा देने लगे। अच्छा राजा वही है जो अपनी प्रजा के सुख दुख का समय अनुसार अनुकूल जांचता परखता हो और धीरे धीरे प्रजा की उन्नति के बारे में सोचता रहता हो। इसी प्रकार अच्छा योद्धा भी वही है जो रणभूमि में कभी शत्रु की पीठ न दिखाए और हमेशा रणभूमि में जीत कर ही वापस लौटे। इस प्रकार तारा और वैभव शिक्षा प्रारंभ हो गई। दूसरी ओर राजा कुशाल तारा की याद में घुट घुट कर बीमार रहने लगा। हाय, हमारे फूल से बेटे को न जाने कौन ले गया, पता नहीं वह जीवित है या नहीं। उधर रानी चित्रगंधा और सोनप्रभा राजा कुशाल की हालत देखकर दुखी थी। राजा कुशाल को यह क्या हो गया, हमें ऐसा तो कदापि नहीं सोचा था। महारानी चित्रगंधा, हमें एक बार फिर तांत्रिक कराल की सेवा प्राप्त करनी चाहिए। वह अपने जादुई शीशे से गोले में देखकर यह बता सकता है युवराज तारा इस समय कहाँ है, अन्यथा वह जीवित या नहीं। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। सोनप्रभा, तकदीर ने भी हमें धोखा दिया। 6 माह पहले तांत्रिक अनुष्ठान करते हुए दुष्ट आत्मा ने तांत्रिक कराल पर धावा बोल दिया, जिसे तत्काल ही कराल की मृत्यु हो गई। सोनप्रभा, कुशाल पुत्र वियोग से व्याकुल है। हम चाहकर भी उसके दुख नहीं बांट सकती। समझ में नहीं आता कि हम ऐसी अवस्था में क्या करें। धीरे धीरे इस प्रकार अनगिनत वर्ष बीत गए। युवराज तारा और युवराज वैभव पूर्णतः युवा हो गए। आज तुम दोनों की शिक्षा पूर्ण हो गई है। तुम दोनों राजमहल जा सकते हो। जी गुरु जी। विद्याधर ऋषि को प्रणाम करके दोनों वस्त्र बदले और राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल पहुंचकर तारा सबसे पहले अपनी माँ के पास। ओह, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, भगवान इसे किसी की बुरी नजर न लगे। माँ, तारा सुलोचना की छाती से लगा। यही वह क्षण था जब राजा हरिचंद सुलोचना के कक्ष में प्रवेश किया। बेटा तारा, अब तुम युवा हो गए हो। हम तुम्हें एक जिम्मेवारी सौंपना चाहते हैं। कैसी जिम्मेवारी मामा जी? बेटा, हम तुम्हें इसी समय हमारे साथ संगचूड़ पहाड़ पर चलना होगा। वहीं हम तुम्हारी जिम्मेवारी के बारे में बताएंगे। जैसी आज्ञा मामा जी। तारा को अपने साथ रथ में लेकर राजा हरिचंद उसी
संगचूर पहाड़ की ओर चल दिए। पता नहीं मामा जी मुझे संगचूर पहाड़ पर ले जाकर कौन सी जिम्मेवारी सौंपना चाहते हैं। रथ को लेकर उन्होंने पहाड़ के नीचे छोड़ दिया। दोनों पैदल ही पहाड़ पर चढ़कर धनवंतरी वैद्य की कुटिया में पहुंचे। वैद्य जी, तारा अब 25 वर्ष का हो गया है, इसलिए इसके लेकर आपके पास आया हूँ। तुमने अच्छा किया राजा हरि सिंह। कुछ सोचकर धनवंतरी वैद्य ने राजा हरि सिंह से कहा, राजन, अब यह समय आ गया है जब मैं तुम्हें बताऊं कि तारा का पिता का नाम क्या है। सिर्फ बताइए वैद्य जी। वो तो राजा कुशाल का पुत्र हूँ, लेकिन माँ ने मुझे यह बात क्यों छिपाई। राजन, तारा धारा नगर के राजा कुशाल का पुत्र है। धनवंतरी वैद्य ने तारा से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ अब तक बहुत कष्ट उठाए हैं। उसने अपनी सारा जीवन तुम्हारे आश्रय पर गुजार दी। अब तुम जवान हो गई। अपनी माँ को सुख देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। आज्ञा कीजिए गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा। बेटा, आज से ठीक 10 दिन पश्चात पूर्णिमा के दिन तुम्हें अपनी माँ सुलोचना के साथ धारानगर जाना होगा। धारानगर? लेकिन क्यों वैद्य जी? बेटा, तुम्हारी माँ जिस अधिकार से अधिकारिणी है उसे मिलना ही चाहिए। तुम अपने राजा कुशाल के पास ले जाओगी और राजा कुशाल को विस्तार पूर्वक रानी चित्रगंधा और रानी सोनप्रभा का धूर्तता के बारे में बताओगे। तुम्हारी बातें सुनकर राजा कुशाल अपनी भूल का पता चल जाएगा। ठीक है वैद्य जी, मैं ऐसा ही करूँगा। और वैद्य जी ने तारा को अपने झोले से निकाल कर रुद्राक्ष की माला दी। बेटा, इस माला को पहनकर तुम्हारे अंदर कोई सही हाथियों का बल आ जाएगा। तुम्हारे अकेले बड़ी बड़ी विशाल सेना नहीं हरा सकेगी। इसे अपने पास रख लो। तारा ने वैद्य जी से माला ले ली। तब धनवंतरी वैद्य ने राजा हरि सिंह से कहा, राजा, आपने रानी सुलोचना और युवराज तारा को जो सहायता की है उसका कई गुना पुण्य आपको कीर्ति आपको मिलेगी। वैद्य जी, सुलोचना को मैंने अपनी धर्म बहन बनाया है और बहन की सहायता करना भाई का कर्तव्य होता है। संगचूर पहाड़ से वापस लौटकर तारा सीधी अपनी माँ के पास गया। माँ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों बेटा, ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरा बेटा मुझसे नाराज है। माँ, तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया कि मैं धारानगर के राजा कुशाल का पुत्र हूँ। बेटा, यह सब बातें कहाँ से पता चली। यह मामा ने मुझे धनवंतरी वैद्य के पास ले गए थे। उन्होंने ही मुझे यह बात बताई थी। जानती हो माँ, तुम्हें कोढ़ क्यों हुआ। नहीं बेटा। माँ, यह सब मेरी दोनों सौतेली माँओं का किया धरा है। उन्होंने तुम्हें मिठाई में लोबन की राख मिलाकर दी थी, जिसे खाते ही कोढ़ हो गया। लेकिन महारानी चित्रगंधा और रानी सोनप्रभा ने ऐसा क्यों किया। माँ, पिताजी आपसे अत्यंत प्यार करते थे और महारानी चित्रगंधा और रानी सोनप्रभा बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। बस इसी बात से चिढ़कर उन दोनों ने यह सब किया। मैं आज तक उनके इसलिए तुम्हारे पिता को दोषी समझती रही। सुलोचना दुखी होती यह देखकर। तुम्हें दुखी न हो माँ। आज ठीक 10 दिन पश्चात पूर्णिमा के दिन हम आपके साथ लेकर धारानगर जाऊंगा। हाय, धारानगर? हाँ माँ, और पिताजी महाराज को अपनी सौतेली माँओं की करतूत बताऊंगा। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी महाराज कुशाल से मैं इस जीवन में दोबारा मिलूंगी। दूसरी ओर राजा कुशाल बहुत बूढ़े हो चुके थे। राजकाज भी बड़ी मुश्किल से चला पाते थे। एक दिन उसके गुप्तचर ने सूचना दी, महाराज, बहुत बुरी सूचना है। विक्रमपुर के राजा विक्रम सिंह सेना के साथ धारानगर पर आक्रमण करने के लिए धारानगर की ओर कूच कर रहे हैं। अब क्या होगा। हमारी सेना संगठित भी नहीं है और हम भी युद्ध लड़ने के काबिल नहीं रहे। आज
हमारा बेटा तारा हमारे पास होता तो हमारी सहायता करता। बूढ़ा राजा कुशाल सोच में पड़ा। फिर उसने जैसे तैसे अपनी बीमार बिखरी सेना को इकट्ठा किया। तुम लोग तो जानते हो कि मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन सेना का संचालन बड़ी प्रकार नहीं कर पाएंगे। अतः इस देश की लाज अब तुम लोगों के हाथों में है। मैं आशा करता हूँ कि राजा विक्रम की सेना तुम जम कर लोहा लोगे, धारानगर पर कोई आंच नहीं आने दोगे। दूसरे ही दिन राजा विक्रम ने धारानगर पर धावा बोल दिया। दोनों राज्यों की सेनाएं घमासानी हुआ और सिर दी राजा कुशाल की सेना राजा विक्रम सिंह की सेना से हार गई। राजा विक्रम सिंह बूढ़े राजा कुशाल और अपनी दोनों रानियों को बंदी बना लिया। इस बूढ़े राजा कुशाल और इनकी रानियों को हम अपने देश ले जाकर कारागार में बंद कर देंगे। फिर राजा विक्रम सिंह के आदेश पर सैनिकों ने कुशाल को राजधानी से खूब तोड़ फोड़ की, लूटपाट की और तरह तरह के अत्याचार किए। तत्पश्चात राजा विक्रम सिंह कुशाल को दोनों रानियों के संबंधी बनाकर अपने साथ ले गया। ओ हमारे राजा विक्रम सिंह को पकड़ कर ले जा रहा है, इस राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। ओ बूढ़े महाराज कुशाल की यह दुर्गति हो गई। राजा विक्रम सिंह सेना दिन भर सफर करने के पश्चात काली नदी के तट पर डेरा डाल लिया। उस शाम जब तारा और युवराज वैभव शिकार खेलकर मैदान से लौट रहे थे, युक्ति का घड़ा पृथ्वी पर गिरकर फूट गया। तारा ने तेजी से अपने घोड़े को लगाम खींची। युक्ति जलाकर ताना मारते हुए तारा से कहा, युवराज, आप अपने राज्य की पनियारियों के घड़े क्यों फोड़ते हो? अगर ऐसा ही बड़े वीर हो तो जाकर विक्रम सिंह की कैद में धारानगर के राजा कुशाल को छुड़ाओ तो जानूं। यह सुनकर तारा चौंका। क्या कहा? राजा कुशाल को राजा विक्रम ने बंदी बना लिया? हाँ, इस समय वह उसकी सेना कुशाल को बंदी बनाकर काली घाटी के तट पर डेरा डाले हुए है। कुछ सोचकर तारा ने उस व्यक्ति से पूछा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चंदा है। चंदा, तेरी जीभ तो क्या खूब चलती है। तूने ताना भी सही मारा। कल भोर के पानी का घड़ा लिए मेरे यहाँ मिलना। हम आज रात ही राजा विक्रम कुशाल को कैद से छुड़ा लेंगे। कल भोर पर लौटते तेरे घड़े का पानी पिएंगे। लेकिन युवराज, आप मेरे घड़े का पानी कैसे पिएंगे? मैं नीच जाति क्यों हूँ? हमने तेरी जाति नहीं पूछी। हम कल भोर में तुमसे यहाँ मिलेंगे। यह सुनकर चंदा ने छिकरती में गर्दन हिलाई और वहाँ से चली गई। क्यों युवराज, वैभव, आपका क्या ख्याल है? किस बारे में? हम इस काली नदी तट पर पहुंचकर राजा कुशाल को विक्रम की कैद से छुड़ाना चाहिए, लेकिन सिर्फ 30-40 सैनिक के साथ हम राजा विक्रम को विशाल सेना का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? तभी उसकी फिक्र तुम न करो युवराज, तलवार का धनी तो हम हैं ही। हमारे गले में धनवंतरी वैद्य की दी गई रुद्राक्ष की माला भी है। इस माला को पहनने पर हमारे अंदर कई सौ हाथियों का बल आ जाता है। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह की विशाल सेना के लिए मैं अकेला ही टक्कर ले सकता हूँ। लेकिन पहले पिताजी महाराज तो इस बारे में सलाह लेते। युवराज वैभव, हमें नेक काम के लिए राजा विक्रम की सेना पर हमला बोल रहे हैं, इसमें मैं मामा जी से क्या पूछना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहकर वैभव अपने सैनिकों को काली नदी की ओर चलने का आदेश दिया। काली नदी के तट पर पहुंचते उन लोगों को आधी रात हो गई। मुझे लगता है इस भव्य तंबू में राजा विक्रम सिंह होंगे। उसके तंबू में राजा कुशाल को बंदी बना होंगे। तब पहले हम उसी तंबू में धावा बोलना चाहिए। दोनों छिपते छिपते जब राजा विक्रम के तंबू में घुसे। कौन हो तुम दोनों? हम दोनों तेरा काल हैं। और इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता, तारा ने आगे बढ़ा और अपनी तलवार विक्रम के पेट में घुसा दी। विक्रम घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और बुरी तरह तड़पने लगा। तब तारा ने आगे बढ़कर बंदी कुशाल और उसकी
दोनों रानियों का बंधन खोले। बेटा, हम इतने असीम कृपा करने वाले तुम कौन हो? महाराज, अभी मैं आपको अपना परिचय नहीं दूंगा। इस समय आप अपनी रानियों के साथ अपने राज्य लौट जाएं। पूर्णिमा के दिन मैं अपनी माँ के साथ आपके पास आऊँगा, तब आपको अपना मेरा परिचय जाएगा। इतना कहकर तारा वैभव के हाथ पकड़कर तंबू से बाहर निकाल दिया। वो अब तारा वैभव अपने सैनिकों के साथ कहर बनकर राजा विक्रम सिंह की सेना पर टूट पड़ा। धनवंतरी वैद्य द्वारा दी गई रुद्राक्ष की माला के कारण शत्रु पक्ष की सेना पांव उखड़ गई। जिसको जिधर रास्ता सूझा उधर ही भाग लिया। यह देखकर जल्दबाजी में हमारे हाथ में इतनी जल्दबाजी हमारे हाथ में होगी, इस बात का हमें यकीन नहीं आ रहा। तारा युवराज, सच्चाई अब सामने है, हमें आकांक्षा इसमें आश्चर्य कैसा? तब राजा कुशाल और उसके राज्य की ओर विदा करके तारा और वैभव सैनिकों के साथ वहां से वापस चल पड़े। सुबह के सूरज की लालिमा से पूर्व दिशा में छाई थी। घोड़ा दौड़ाते हुए तारा और वैभव चंदा के पास आकर रुके। चंदा, राजा कुशाल को हमने राजा विक्रम की कैसे छुड़ा लिया और विक्रम की मौत के घाट उतार दिया। बड़ी प्यास लगी, अला पानी पिला। यह सुनकर जैसे ही चंदा ने कांसे के लोटे में घड़े से पानी भरना चाहा, चंदा, लोटे से काम नहीं चलेगा, पूरा घड़ा उठा कर दे। घोड़े पर बैठे बैठे ही पियोगे क्या युवराज? तू देख तो सही। और तब चंदा ने तारा को पानी का घड़ा पकड़ा दिया और युवराज ने तारा से पानी पीने लगा। कट 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 कट। पानी पीकर तारा को खाली घड़ा को पकड़ाता हुआ बोला, मेरे सभी साथी प्यासे हैं और कोई भी एक घड़े से कम पानी नहीं पिएगा। तू इतने घड़ों का प्रबंध कर सकती है चंदा? हाँ, क्यों नहीं, कहो तो सारे सरोवर का पानी भर लाऊं। कहती हुई चंदा खाली घड़े को लेकर सरोवर की तरफ भाग खड़ी हुई। फिर चंदा ने एक एक घड़ा पानी सरोवर से लाकर सभी को पानी पिलाया। वाह चंदा, मान गए तुम बहुत साहसी हो। तत्पश्चात, युवराज, अब आप लोग को बिना भोजन किए नहीं जाने दूंगी, नहीं तो बाद में कोसोगे कि चंदा कोरे पानी ही टाल दिया। रात भर रसोई बनाती रही। मेरे हाथ का न खाओ तो कभी बोलो दूसरी रसोई तैयार हो जाएगी। चंदा, तेरे हाथ का मीठा पानी पिया है, रसोई भी तूने स्वादिष्ट बनाई होगी। अब हम तेरे हाथ का बना खाना खाकर ही यहाँ से जाएंगे। और चंदा उन सब के लिए अपनी झोपड़ी पर ले गई और बड़े प्रेम से सबको भोजन कराया। वाह चंदा, खाना खूब बड़ा लाजवाब बनाया है। खा पी कर जब तारा अपने साथियों के साथ वहां से चलने को हुआ, चंदा, तूने हमें टोक कर बड़ी भूल की। भोजन से तेरा इतना खर्चा हो गया, पानी ढोते तेरा शरीर टूट गया अलग। युवराज, शरीर टूटा और खर्चा हुआ, लेकिन अब न तो सरोवर पर पानी जाने का जी करेगा और न ही रसोई में घुसने का। किसे पिलाऊंगी और किसे खिलाऊंगी? यह सुनकर तारा ने चंदा का हाथ पकड़ लिया। चंदा, अगर तुम चाहो तो जीवन पर्यंत तुम्हारे हाथों का भोजन करने को लिए तैयार है। क्या मतलब युवराज? चंदा, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, तुम्हें मंजूर है युवराज? चंद्रा कहकर चंदा लज्जा गई और नजरें झुका ली। तुम्हारा शर्माना देखकर हम समझ गए तुम हमसे विवाह करने को तैयार हो चंदा। हम सिर्फ ही तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएंगे। इतना कहकर तारा अपने घोड़े पर एड़ लगा दी और आगे खड़े अपने आदमियों से जा मिला। ठीक पूर्णिमासी के दिन तारा रानी सुलोचना के साथ ले जाकर कुशाल में पहुंचा। ओ तुम? मैं, हाँ महाराज मैं। बेटा, तुमने तो कहा था तुम आज के दिन हमारे पास अपनी माँ के साथ आओगे और अपना परिचय दोगे। हाँ महाराज, मुझे अपना वादा याद है। तब तारा ने सुलोचना से कहा, अपना घूंघट उठा दो।
सुलोचना जल्दी अपना घूंघट उठा दिया। तुम महारानी सुलोचना, तुम मुझे तो कोढ़ हो गया था, फिर तुम ठीक किस प्रकार हुई? महाराज, यह सब किस्मत का फेर था, उसी किस्मत के फेर ने मेरा कोढ़ ठीक कर दिया। तब सुलोचना ने चित्रगंधा और सोमदत्त को पद्यंतर राजा कुशाल को बताया। सारी बात जानकर वो रानी सुलोचना, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बुरा दुख दिए। ऐसा न कहो महाराज, ये आप मेरे स्वामी हैं। तभी रानी कुशाल अपने को याद आया कि वह उदास हो उठे। क्या बात है महाराज, आप उदास क्यों हो गई? रानी, हमें अपने पुत्र तारा की याद आ गई। आज अगर वह भी हमें मिल जाता तो कितना अच्छा होता। महाराज, दुखी न हो, आपका पुत्र तारा आपके सामने ही खड़ा है। महाराज, युवराज, यह योग मेरा पुत्र तारा है। इस योग यह सुनकर राजा कुछ सिंहासन से उठे और आगे बढ़कर उसने तारा को छाती से लगा लिया। बेटा, पिताजी। बाप बेटे का मिलन देखकर सुलोचना की आंखें भर आई। तत्पश्चात हम महारानी चित्रगंधा और रानी सोनप्रभा को बुलाकर अभी दंड देते हैं। उन्हें बहुत घिनौनी चाल चली। नहीं पिताजी महाराज, ऐसा न करना, वे दोनों मेरी माताएं हैं, उन्हें दंड न दीजिए। यह सुनकर बेटा, तुम्हारे विचार जानकर मुझे वो अपार प्रशंसा हुई। तुम जरूर मेरा नाम रोशन करोगे। जब महारानी चित्रगंधा रानी सुलोचना व तारा को आने का पता चला तो दोनों दौड़ती हुई उनके पास आ गई। बहन सुलोचना, में माफ कर दो, हमने दोनों ने ईर्ष्या की आग में अंधा हो गई थी। अरे, आप दोनों यह क्या कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं, उठो, अपने पुत्र तारा को आशीर्वाद दो। सुलोचना और चित्रगंधा ने सोमप्रभा को क्षमा कर दिया और सिर दी। राजा कुशाल ने तारा को दारानगर का नया राजा घोषित कर दिया। तारा के कहने पर उचित मुहूर्त पर चंदा का विवाह हो गया और तत्पश्चात तारा कुशल से पूर्वक दारानगर का राज करने लगा। समाप्त दोस्तों।